हर कहानी की एक शुरुआत होती है और वह कहानी जो भारत के इतिहास में एक काले दिन तक ले गई 20वीं सदी की शुरुआत में शुरू हुई थी। नाथूराम विनायक गोडसे का जन्म 19 मई 1910 को महाराष्ट्र के बारामती में एक चित्पावन ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उनके शुरुआती जीवन को एक अजीब पारिवारिक परिस्थिति ने आकार दिया था। उनके माता पिता ने अपने पहले 3 बेटों को बचपन में ही खो दिया था और एक गहरी जड़ वाली अंधविश्वास के कारण उन्होंने अपने अगले बेटे नाथूराम को एक लड़की के रूप में पाला ताकि किसी भी कथित शाप को दूर किया जा सके। उन्हें एक नथ, मराठी में नाथ पहनने के लिए भी मजबूर किया गया था, जिससे उन्हें नाथूराम नाम मिला। यह असामान्य परवरिश उनके छोटे भाई के जन्म तक जारी रही। उनकी औपचारिक शिक्षा, आप जानते हैं, काफी रुक रुक कर थी और उन्होंने अंततः अपनी पढ़ाई पूरी किए बिना हाई स्कूल छोड़ दिया। बाद में उन्होंने बढ़ईगिरी और सिलाई में हाथ आजमाया। इसके विपरीत नारायण दत्तात्रेय आप्टे, जिनका जन्म 1911 में एक शिक्षित ब्राह्मण परिवार में हुआ था, का पालन पोषण अधिक पारंपरिक और अकादमिक था। वह एक मेधावी छात्र थे जिन्होंने उच्च शिक्षा प्राप्त की, अंततः बैचलर ऑफ साइंस की डिग्री हासिल की। अपनी पढ़ाई के बाद आप्टे ने अहमदनगर में एक शिक्षक के रूप में पद संभाला। उनकी बौद्धिक खोजों और स्पष्टवादी स्वभाव ने उन्हें अलग पहचान दी। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान 1943 में उन्होंने थोड़े समय के लिए रॉयल इंडियन एयर फोर्स में भी सेवा की। आप्टे अपनी तेज बुद्धि और संगठनात्मक कौशल के लिए जाने जाते थे। ये ऐसे गुण थे जो बाद में उन्हें एक बड़े अपराध की योजना बनाने में एक केंद्रीय व्यक्ति बना देंगे। उनकी पृष्ठभूमि अकादमिक उपलब्धि और पेशेवर स्थिरता की थी, जो गोडसे के अधिक खंडित शुरुआती जीवन के बिल्कुल विपरीत थी। इन दोनों पुरुषों के रास्ते जीवन के विभिन्न क्षेत्रों से एक साझा विचारधारा के माध्यम से एक साथ आने लगे। अपने शुरुआती 20वें दशक में गोडसे दक्षिणपंथी हिंदू राष्ट्रवादी संगठनों से जुड़ गए। वह राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में शामिल हुए, लेकिन बाद में हिंदू महासभा के एक अधिक सक्रिय और प्रमुख सदस्य बन गए। यहीं पर उनके राजनीतिक और वैचारिक विश्वास सॉलिडिफाइड होने लगे। वह विनायक दामोदर सावरकर की शिक्षाओं से बहुत प्रभावित थे और हिंदुत्व और अखंड भारत की अवधारणा के आर्डेंट समर्थक बन गए। इस वैचारिक यात्रा ने उन्हें एक साधारण युवक से एक समर्पित राजनीतिक कार्यकर्ता में बदल दिया। इसी तरह नारायण आप्टे की बौद्धिक जिज्ञासा ने उन्हें आर्डेंट हिंदू राष्ट्रवाद के उसी रास्ते पर ले जाया। वह भी हिंदू महासभा के एक सक्रिय सदस्य बन गए, जहां उनकी तेज बुद्धि और परसुएसिव एबिलिटीज को बहुत महत्व दिया गया। वह और गोडसे करीबी सहयोगी बन गए। उनके साझा राजनीतिक कन्विक्शंस ने उनके बंधन को मजबूत किया। साथ में उन्होंने अग्रणी नामक एक मराठी दैनिक समाचार पत्र की स्थापना की, जिसका नाम बाद में हिंदू राष्ट्र रखा गया। ये समाचार पत्र भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की नीतियों और विशेष रूप से महात्मा गांधी के खिलाफ अपनी असहमति व्यक्त करने के लिए उनका प्राथमिक मंच बन गया। उनके लेखन अक्सर आलोचनात्मक होते थे, जो आजादी से पहले के वर्षों में देश की राजनीतिक दिशा के प्रति बढ़ती निराशा को दर्शाते थे। गोडसे, आप्टे और महात्मा गांधी के बीच वैचारिक दरार अचानक नहीं थी, ये कई सालों में बढ़ी। वे गांधी की उस नीति का कड़ा विरोध करते थे जिसे वे मुस्लिम तुष्टीकरण मानते थे। ये दृष्टिकोण विशेष रूप से 1947 में भारत के विभाजन से भड़का था। उन्होंने गांधी को देश के विभाजन और उसके बाद हुई वाइड स्प्रेड हिंसा और सफरिंग के लिए नैतिक रूप से जिम्मेदार ठहराया, खासकर उन हिंदुओं और सिखों की दुर्दशा के लिए जो विस्थापित हुए या मारे गए। उनके दिमाग में गांधी का पूर्ण अहिंसा का दर्शन और हिंदू मुस्लिम एकता पर उनका जोर हिंदू समुदाय को कमजोर कर रहा था और राष्ट्र की अखंडता से समझौता कर रहा था। उनका मानना था कि उनके कार्य हिंदुओं के हितों के लिए हानिकारक थे। उनकी साजिश का अंतिम ट्रिगर जनवरी 1948 में गांधी का उपवास था। उन्होंने भारतीय सरकार पर पाकिस्तान को 55 करोड़ रुपए की राशि जारी करने का दबाव डालने के लिए यह उपवास किया था, जो विभाजन समझौते का हिस्सा था। गोडसे और आप्टे के लिए यह विश्वासघात का एक कार्य था। उन्होंने इसे गांधी द्वारा भारत के हितों के ऊपर पाकिस्तान की वित्तीय स्थिरता को प्राथमिकता देना देखा।
खासकर ऐसे समय में जब दो नवगठित राष्ट्र कश्मीर को लेकर संघर्ष में थे। इस घटना ने उनके इस विश्वास को पुख्ता कर दिया कि गांधी राष्ट्र की संप्रभुता के लिए खतरा बन गए थे। इसी क्षण उनकी असहमति उन्हें खत्म करने की एक ठोस योजना में बदल गई, यह मानते हुए कि भारत को बचाने के लिए यह एक आवश्यक कार्य था। गांधी की हत्या का पहला प्रयास 20 जनवरी 1948 को वास्तविक घटना से ठीक 10 दिन पहले प्लान्ड था। साजिश केवल गोडसे और आप्टे तक ही सीमित नहीं थी। इसमें मदन लाल पाहवा, दिगंबर बड़गए और विष्णु करकरे जैसे कई अन्य लोग भी शामिल थे। योजना थी कि दिल्ली के बिड़ला हाउस में गांधी की शाम की प्रार्थना सभा के दौरान एक केओटिक सीन बनाया जाए। मदन लाल पाहवा को दूर से एक बम डेटोनेटिंग का काम सौंपा गया था ताकि पैनिक पैदा हो, जिसके दौरान एक अन्य सदस्य को गांधी को गोली मारनी थी। हालांकि योजना गड़बड़ा गई। पाहवा ने सफलतापूर्वक अपना बम डेटोनेटेड किया, लेकिन परिणाम स्वरूप हुई कंफ्यूजन के कारण अन्य कंस्पिरेटर्स ने अपनी हिम्मत खो दी और वे अपनी योजना का हिस्सा पूरा करने में विफल रहे। असफल प्रयास की अराजकता में मदन लाल पाहवा को मौके पर ही गिरफ्तार कर लिया गया। गोडसे और आप्टे सहित अन्य कंस्पिरेटर्स दिल्ली से भागने में सफल रहे। पाहवा की गिरफ्तारी ने पुलिस को गांधी के जीवन के खिलाफ एक बड़ी साजिश के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान की। इस स्पष्ट और मौजूदा खतरे के बावजूद गांधी के आसपास सुरक्षा में उल्लेखनीय वृद्धि नहीं की गई। आंशिक रूप से भारी सुरक्षा उपस्थिति रखने के लिए उनकी अपनी अनिच्छा के कारण। हालांकि असफल प्रयास ने गोडसे और आप्टे को डिटर्ड नहीं किया। इसके बजाय इसने उन्हें और अधिक दृढ़ बना दिया। वे पुणे लौट आए, रीग्रुप्ड हुए और एक दूसरा अधिक सीधा प्रयास करने की योजना बनाने लगे, यह तय करते हुए कि इस बार वे विफल नहीं होंगे। पहले प्रयास की विफलता के बाद गोडसे और आप्टे ने एक नई सरल योजना बनाई। इस बार कोई विस्तृत मोड़ या कई अभिनेता नहीं होंगे। नथुराम गोडसे ने फैसला किया कि वह यह काम खुद करेंगे। उन्होंने एक बेरेटा M1920 सेमी ऑटोमेटिक पिस्टल खरीदी और आप्टे और एक अन्य सह षड्यंत्रकारी विष्णु करकरे के साथ दिल्ली वापस यात्रा की। वे 29 जनवरी 1948 को पहुंचे और एक रेलवे रिटायरिंग रूम में चेक इन किया। माहौल, आप जानते हैं, गंभीर और दृढ़ था। वे जानते थे कि जोखिम बहुत बड़ा था और इस बात की बहुत अधिक संभावना थी कि वे पकड़े जाएंगे। फिर भी उनके उद्देश्य में उनकी दृढ़ विश्वास ने परिणामों के किसी भी डर को ओवररिडन कर दिया। उनके अंतिम घंटे अगले दिन की उनकी घातक योजना के विवरण की पुष्टि करने में व्यतीत हुए। 30 जनवरी 1948 को दिन बिड़ला हाउस में किसी भी अन्य दिन की तरह शुरू हुआ, जहां गांधी ठहरे हुए थे। देर दोपहर में वह लॉन में आयोजित अपनी दैनिक बहुधार्मिक प्रार्थना सभा में भाग लेने के लिए तैयार हुए। लगभग शाम 5:12 बजे गांधी अपनी ग्रैंड नीसेस आभा और मनु के साथ प्रार्थना स्थल की ओर चलते हुए निकले। जैसे ही वे उन्हें ग्रीट करने के लिए इकट्ठा हुई छोटी भीड़ से होकर गुजर रहे थे, नथुराम गोडसे आगे बढ़े। वह अन्य उपस्थित लोगों के साथ घुल मिल गए थे। उन्होंने सबसे पहले गांधी के सामने सम्मान के पारंपरिक जेस्चर में झुककर प्रणाम किया, जिससे आसपास के लोग मोमेंटरी डिसआर्म्ड हो गए। मनु, यह सोचकर कि वह गांधी के पैर छूना चाहते हैं, उन्हें धीरे से एक तरफ करने की कोशिश की, यह कहते हुए, भाई, बापू पहले ही देर हो चुके हैं। उसी क्षण गोडसे ने मनु को एक तरफ धकेल दिया और अपनी छिपी हुई पिस्तौल निकाली। पॉइंट ब्लैंक रेंज पर खड़े होकर उन्होंने महात्मा गांधी के सीने और पेट में सीधे 3 गोलियां चलाईं। गोलियों की आवाज ने भीड़ में सदमे और आतंक की लहर भेज दी। गांधी गिर पड़े। उनके सफेद कपड़े जल्दी से खून से स्टेन हो गए। कुछ अकाउंट्स के अनुसार उनके आखिरी शब्द हे राम थे। समय शाम 5:17 बजे था। जिस व्यक्ति ने भारत को अहिंसा के माध्यम से स्वतंत्रता दिलाई थी, उसे अत्यधिक हिंसा के एक कार्य से मार दिया गया था। उनकी मृत्यु लगभग इंस्टेंटेनियस थी और जैसे ही यह खबर फैलनी शुरू हुई, देश पर एक गहरा सन्नाटा छा गया। गोलियां चलाने के तुरंत बाद गोडसे ने भागने की कोशिश नहीं की। वह अपनी जगह पर खड़े रहे और उन्हें भीड़ और एक गार्ड ने जल्दी से पकड़ लिया। उन्हें पुलिस को सौंप दिया गया और उनकी गिरफ्तारी स्विफ्ट थी।
महात्मा गांधी की हत्या ने पूरे देश को सदमे और शोक की एक अनप्रेसिडेंटेड स्थिति में डाल दिया। प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने रेडियो पर राष्ट्र को एक गहरे भावनात्मक संबोधन में घोषणा की, हमारे जीवन से प्रकाश चला गया है और हर जगह अंधेरा है। उनकी मृत्यु की खबर ने न केवल इमेंस ग्रीफ को ट्रिगर किया, बल्कि वाइड स्प्रेड एंगर को भी ट्रिगर किया, जिससे देश भर में हिंदू महासभा और आरएसएस के सदस्यों के खिलाफ रिटेलिएटरी अटैक्स हुए। महात्मा गांधी की हत्या का मुकदमा 27 मई 1948 को दिल्ली के ऐतिहासिक लाल किले के भीतर एक विशेष अदालत में शुरू हुआ। मुख्य आरोपी नाथूराम गोडसे और नारायण आप्टे थे, साथ ही कई अन्य सह षड्यंत्रकारी भी थे। अभियोजन पक्ष का मामला मजबूत था, इस तथ्य से और मजबूत हुआ कि गोडसे को घटनास्थल पर पकड़ा गया था और उन्होंने कभी भी अपने कार्यों से इनकार नहीं किया था। षड्यंत्रकारियों में से एक दिगंबर बढ़ गए अनुमोदित बन गया और अभियोजन पक्ष के लिए एक प्रमुख गवाह बन गया, जिसने अपनी शुरुआत से ही पूरी साजिश का विस्तृत विवरण प्रदान किया। मुकदमे ने भारत और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मैसिव मीडिया अटेंशन आकर्षित किया, क्योंकि दुनिया यह देखने के लिए देख रही थी कि नया राष्ट्र अपने गिरे हुए नेता के लिए न्याय कैसे करेगा। मुकदमे के दौरान नथूराम गोडसे ने हत्या की पूरी जिम्मेदारी ली। उन्होंने खुद के बचाव के लिए कानूनी सलाह से इनकार कर दिया, लेकिन अपनी मोटिवेशंस को समझाते हुए एक लंबे इम्पैशन्ड बयान के साथ अपना मामला पेश किया। उन्होंने जोर देकर कहा कि उनके कार्य व्यक्तिगत घृणा से नहीं, बल्कि एक राजनीतिक और वैचारिक आवश्यकता से पैदा हुए थे। अदालत में अपने लंबे संबोधन में उन्होंने गांधी के खिलाफ अपनी शिकायतों का विस्तार से वर्णन किया। उन पर हिंदू हितों के साथ विश्वासघात करने, भारत के विभाजन को सक्षम करने और अपने दर्शन से राष्ट्र को कमजोर करने का आरोप लगाया। नारायण आप्टे ने इस बीच अपनी बेगुनाही बनाए रखी, एक योजनाकार के रूप में अपनी भूमिका से इनकार किया, हालांकि उनके खिलाफ सबूत काफी थे। गोडसे के बयान को उस समय सरकार द्वारा प्रतिबंधित कर दिया गया था, इस डर से कि यह आगे सांप्रदायिक जुनून भड़का सकता है। महीनों की कार्यवाही के बाद 10 फरवरी 1939 को फैसला सुनाया गया। अदालत ने नाथूराम गोडसे और नारायण आप्टे को हत्या और साजिश का दोषी पाया और उन्हें मौत की सजा सुनाई। गोडसे के भाई गोपाल गोडसे सहित 5 अन्य सह षड्यंत्रकारियों को आजीवन कारावास की सजा दी गई। विनायक दामोदर सावरकर, जिन पर साजिश का भी आरोप लगाया गया था, को कोरबोरेटिंग सबूतों की कमी के कारण बरी कर दिया गया था। सजाओं के खिलाफ अपील की गई, जिसमें गांधी के अपने बेटों मणिलाल और रामदास की भी अपील शामिल थी, जिन्होंने मौत की सजा को कम करने की गुहार लगाई थी, यह तर्क देते हुए कि हत्यारों को फांसी देना उनके पिता के अहिंसा में आजीवन विश्वास का अपमान होगा। हालांकि सरकार ने इन प्लीज को खारिज कर दिया। 15 नवंबर 1939 को नाथूराम गोडसे और नारायण आप्टे को अंबाला सेंट्रल जेल में फांसी देकर निष्पादित किया गया। उस दिन की रिपोर्टों से पता चलता है कि दोनों पुरुष बिना किसी रिमॉर्स के फांसी पर चढ़ गए, अपने कन्विक्शंस पर अंत तक दृढ़ रहे। महात्मा गांधी की हत्या ने भारत की आत्मा पर एक गहरा और स्थायी निशान छोड़ दिया। यह एक दुखद प्रदर्शन था कि कैसे चरम राजनीतिक और वैचारिक मतभेद हिंसा में परिणत हो सकते हैं। इस घटना ने आरएसएस पर एक अस्थायी प्रतिबंध लगा दिया और दशकों तक हिंदू राष्ट्रवादी राजनीति को मार्जिनलाइज कर दिया। आज भी गोडसे, आप्टे और गांधी की हत्या की कहानी भारतीय समाज में एक संवेदनशील और अत्यधिक बहस का विषय बनी हुई है, जो राष्ट्र के इतिहास में एक काले अध्याय की एक सॉम्बर रिमाइंडर है।